हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास के सब्जेक्ट को फिर से कंटिन्यू करते हुए आज हम इस विषय के आखिरी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस सेशन का, इस सीरीज का, इस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 49 होने जा रहा है और आज इस सब्जेक्ट का अंतिम टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर है? तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक होने जा रहा है। इसी के साथ में हमारा आज का ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो भी डिटेल में पूरे विस्तार से नोट्स के साथ में, तो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाने की आवश्यकता है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं या थर्ड ईयर के हैं। सभी की सेपरेट अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। हर सब्जेक्ट आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप मेरे पीछे लिस्ट देख रहे हैं ना, लंबी सी लिस्ट, ये सारे आपके वो सब्जेक्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कोर्सेज के रूप में यूट्यूब पर मेरे द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आप कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो आपको किसी को पेड क्लासेस ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा एक और प्रज्ञान हिंदी के नाम से यूट्यूब पर दूसरा चैनल बना दिया गया है, जहां पर मैं आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहां पर मैं इस चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं टॉप ऑल इंडिया जीके सीरीज के नाम से, टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज के नाम पे, जहां पर अभी तक हम लगभग 3600 क्वेश्चन, मतलब 3500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ये सीरीज लेकर आया हूं। ये जैसे ही कंप्लीट होती है, 5000 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होंगे, वैसे ही हम इसके डिटेल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे हम हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद हम इसके पॉलिटी पर चर्चा करेंगे, जियोग्राफी पर चर्चा करेंगे, जनरल साइंस पर, एनवायरमेंट पर, इकोनॉमी पर, इथिक्स के सेशन भी होंगे, साथ में जनरल हिंदी और इंग्लिश। तो ये कंप्लीट आपका जीएस वाला पूरा पोर्शन जो है पूरी तरह कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपका, है ना, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज लिए, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी अभी तक क्लासेस चल रही है ना, 49 लेक्चर तक आज पहुंचे हैं, तो इसी सिलेबस की बदौलत है। ये लास्ट में कल वाले सेशन में आपने टॉपिक कवर किया था भारत का विभाजन, है ना, भारत के विभाजन के विभिन्न कारणों को आपने जाना था। आज इसी का बचा हुआ जो पार्ट था, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, इसे हम कवर करेंगे। तो यूनिट 5 का आखिरी टॉपिक है आज आपका, सब्जेक्ट कंप्लीट आज से। चलिए शुरू करते हैं स्वाधीनता अधिनियम 1947। दोस्तों उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। हालांकि पढ़ा हमने, काफी लंबा पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हम लोग, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ा, वहीं से भूमिका बनना तैयार हो चुकी थी हालांकि भारत की स्वतंत्रता की, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़ी सी भूमिका यहां तैयार करें ताकि ये अधिनियम में जो शर्तें थी या जो प्रस्ताव लागू किए गए थे वो हमें आसानी से समझ आए। दोस्तों होता क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय एक और तो भारत में घमासान राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, जो भारत की जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। एक तो अंग्रेज इससे पहले ही परेशान हो चुके थे। इसके अलावा आग में घी डालने का काम किया जापान ने। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की एंट्री हो गई, और जैसे ही जापान की एंट्री हुई, एंट्री करते ही जापान ने ब्रिटेन को, मतलब अंग्रेजों को धोना चालू कर दिया। उनकी धुलाई करते करते इंडिया तक आ पहुंचे वो, है ना। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जहां जहां अंग्रेज थे उन सबको धो धा करके साफ कर दिया वहां से, और अपनी सरकार स्थापित कर ली। और इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस, नाम तो सुना बोस आप लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना के साथ मिलकर के अपनी एक राष्ट्रीय सेना तैयार कर ली, और वो राष्ट्रीय सेना जापान की सहायता से भारत की ओर आगे बढ़ने लगी। अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर भी जीत भी हासिल कर ली। जीत भी हासिल कर, किसने? सुभाष चंद्र बोस की सेना ने। तो इस सबको देख करके ना अंग्रेजों की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, वो चकरा गए थे, परेशान हो गए थे, कब करें क्या। तो आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और अब उनको लगा, एहसास होने लगा कि अब कैसे भी करके हमें कांग्रेस से, मतलब भारतीय जनता को अपने पक्ष में करना ही होगा, नहीं तो क्या होगा, ये धो धाकर हमको बाहर कर देंगे, मतलब भगा देंगे, बेइज्जती होगी वो अलग। इसलिए उन्होंने पहले तो एक योजना बनाई कि यार क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजते हैं, अगर ये मिशन पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पास हो नहीं पाया। क्रिप्स मिशन के नाम से मिशन आया था, आपको याद होगा, पास नहीं हो पाया। उसके बाद में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन में तो पूरी भारत की पूरी जनता टूट पड़ी,
है ना। ये आंदोलन चालू हो गया। उसके बाद में जब ये आंदोलन चालू हुआ तो अंग्रेजों को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि बोस अब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर अब भी एड़े बनकर पेड़े खाने की का प्रयास किया, कोशिश की, तो अब ये जूते मार के बाहर करेंगे, धक्का मुक्की करके बाहर करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इससे बेहतर है कि काम करते हैं कि अब ना इज्जत से भारत छोड़ते हैं। इज्जत, अब उन्होंने, अंग्रेजों ने अब इज्जत से भारत छोड़ने का प्लान करना स्टार्ट कर दिया। कहां पर? ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन की संसद में एक और मिशन तैयार किया, कैबिनेट मिशन के नाम से। क्या नाम से? कैबिनेट मिशन के नाम से। कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत में आकर के भारतीयों को कहता है कि भैया एक काम करो, आप अपना संविधान बना लीजिए और आपकी क्या इच्छा है वो सब बता दीजिए, हम बीच में समझौता करवा देते हैं आप लोगों का। किस किस का? कांग्रेस का, विशेष कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का जो विवाद चल रहा था उसमें समझौता करके आप लोग आजाद हो जाइए और आप अपना संविधान बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अब जो है कांग्रेस भी थोड़ी राजी हो रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के कारण कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया था, हालांकि वापस इंग्लैंड लौट चुका था। 1946 में जाकर के भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाती है। अंतरिम सरकार क्या? कि जब तक देश का, भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक कौन शासन करेगा? तो ये अंतरिम सरकार शासन करेगी। बात समझ आई? और उसी समय अभी भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना ही हुई थी कि अभी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या थी? दंगे फसाद। ठीक है, दंगे फसाद, पूरे देश के कोने कोने में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। ठीक है, तो ये सब दंगों से परेशान होकर के आखिरकार ब्रिटेन की जो सरकार थी उसको वो निश्चित हो गई थी कि अब तो भारत को आजाद करना ही पड़ेगा और किसी भी प्रकार से इनमें रजामंदी करवानी पड़ेगी, समझौता करवाना ही पड़ेगा और देश को आजाद करना पड़ेगा अगर हमें इज्जत से, बाई इज्जत भारत छोड़कर के बाहर निकलना है तो इसी को लेकर के अब ब्रिटेन में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में मजदूर दल की सरकार आ चुकी थी, जिसके प्रधानमंत्री बने थे एटली महोदय। कौन? एटली। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को जब संसद में भाषण हुआ तो वहां पर एटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। क्या कहा उन्होंने? 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। और इसके तुरंत बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भारत भेज दिया। और लॉर्ड माउंटबेटन को जो है काम दिया कि वो भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करे। आपने कल वाले सेशन में अच्छे से पढ़ा था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन किस प्रकार से किया, है ना। तो भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करे, ये जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दे दी। अब जब उसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की तो अंतिम रूप से कांग्रेस को भी अब हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा था नहीं। मुस्लिम लीग की बातों को भी मानना पड़ा और जैसे तैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। भारत का बंटवारा तय हो चुका था। ठीक है, तो इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अब देखिए भारत में तो बातचीत हो गई कि ठीक है साहब हम भी राजी, हम भी राजी, ठीक, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग ने भी, कि जी हाँ साहब हम ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इस बात को एज अ प्रूफ रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब किया गया दोस्तों? 4 जुलाई 1947 को। ये माफ कीजिएगा, पास नहीं, प्रस्तावित किया गया था। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया, जो बहुत जल्दी 18 जुलाई को ही ये पास हो गया। 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम पास हो गया और भारत जो है अब आजाद होने वाला था। लेकिन इस अधिनियम में क्या क्या धाराएं थी जरा सुन लीजिए। प्रमुख रूप से 20 धाराएं थी इस अधिनियम में, प्रमुख रूप से 20 धाराएं थी। उन 20 में से कुछ प्रमुख धाराओं पर चर्चा भी करेंगे, है ना। जैसे कि पहली धारा तो ये थी, पहली नहीं मतलब कि प्रमुख धाराओं की हम चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ प्रमुख जो खास खास धारा है उन पर बात करेंगे। तो एक उनमें से एक मुख्य धारा ये थी कि 2 अधिराज्यों की स्थापना। क्या लिखा इस अधिनियम में? इस अधिनियम में लिखा कि 2 अधिराज्यों की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना कर दी जाएगी। यह निश्चय किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। बात समझ आई? 15 अगस्त 1947 को क्या लिखा अधिनियम में कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार जो है उनको सत्ता
पूर्णतः उनको सत्ता सौंप देगी। इसके अलावा और व्यवस्था की गई इस अधिनियम में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना, यह व्यवस्था भी की गई इस अधिनियम में कि ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। दोनों देशों की जो संविधान होंगे, दोनों देशों के जो संविधान होंगे, संविधान सभाएं होंगी, उन्हें ब्रिटिश सरकार अपना उत्तरदायित्व सौंप देगी। उनको अपनी इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार संविधान सभाएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगी, जो चाहे वो निर्णय ले सकेंगी। इसके अलावा तीसरा बंदोबस्त किया गया कि दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल। तो भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर भविष्य में केवल वैधानिक शासक होंगे। जो गवर्नर जनरल अभी बनेंगे, वो गवर्नर जनरल जो है आगे चल करके भविष्य में, हालांकि उनका अस्तित्व रहेगा संविधान के अंतर्गत, लेकिन वो सिर्फ वैधानिक शासक रहेंगे, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय। इसी प्रकार से अन्य व्यवस्था में कहा गया कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। भाई आप संविधान बना रहे हो, संविधान बनाने में जितना समय लगेगा, तब तक शासन कौन चलाएगा? अंग्रेज तो जा चुके होंगे, तब तक शासन कौन चलाएगा? तो तब तक शासन भी वह संविधान सभा ही चलाएगी। जब तक कि संविधान लागू ना हो जाए, तब तक उस देश पर उस देश की संविधान सभा ही शासन करेगी, अंतरिम सरकार के रूप में। बात समझ आई? ये व्यवस्था भी की गई इसी में। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो अन्य व्यवस्थाओं, प्रांतीय विधानमंडल। तो जब तक नया संविधान बनकर के तैयार ना हो जाए, जब तक नया विधान बनकर तैयार ना हो जाए, प्रांतों में जब तक निर्वाचन नहीं होंगे, तब तक उस प्रांत में जो पहले से प्रांतीय सरकार चली आ रही है, विधानमंडल चले आ रहे हैं, वही कार्य करते रहेंगे। लेकिन अब वो अंग्रेजों के अंडर से बाहर निकल के और अंतरिम सरकार के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रांतीय विधानमंडल अब किसके अंडर में काम करेंगे? अंतरिम सरकार के अंडर में काम करेंगे। इसके अलावा भारत मंत्री के पद का अंत, आपको पता होगा ब्रिटेन की संसद में एक पद बनाया गया था भारत मंत्री का, जो भारत की बात रखता था। भारत की बात क्या, भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसके हित की बात रखेगा, क्योंकि अंग्रेज था, भारत मंत्री भी अंग्रेज हुआ करता था। ठीक है, तो अब चूंकि जब भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा हो चुकी थी, तो अब ब्रिटेन की संसद में जो भारत मंत्री का पद था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर अब कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। बात समझ आ रही? ठीक है, दोनों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसके अलावा क्या व्यवस्था थी। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन, जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक 1935 में जो अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम बन के आया था, उसके हिसाब से शासन चलेगा। हाँ, जरूरत के हिसाब से कुछ परिवर्तन उसमें कर दिए जाएंगे, बाकी शासन चलाने के जो मुख्य कानून होंगे, नियम होंगे, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए जाएंगे। इसके हिसाब से ही शासन व्यवस्था एज इट इज चलती रहेगी जब तक संविधान लागू ना हो जाए। इसके अलावा देशी रियासतों पर सर्वोपरिता का अंत। देशी रियासतों पर जो अभी तक ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, एक तरह से दबाव था, वो दबाव भी अब समाप्त कर दिया गया और उनको अधिकार दिया गया कि आप जो है किसको, देशी रियासतों को कहा गया कि अब आप चाहे जिस राज्य में चाहे उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ जाए, चाहे आप भारत के साथ जाए, और चाहे तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये अधिकार उनको दे दिया गया इस अधिनियम में। ठीक है, इस अधिनियम के इस अधिकार ने बहुत तकलीफ दी आगे चल के, है ना, अखंड भारत के निर्माण में बहुत तकलीफ दी थी। हालांकि इसने, ये दोनों राज्य स्वेच्छा से ये निर्णय करेंगे कि उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना है या फिर नहीं। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में वो सारे सदस्य होते हैं जिन जिन पर ब्रिटेन ने कहें कि उपनिवेश, जिन जिन देशों को उपनिवेश बनाया था अपना, वो सब ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य थे। ठीक है, तो इनका सदस्य रहना है या नहीं रहना है, ये दोनों निर्णय करेंगे इस बात का। इसके अलावा भारत सचिव और उनके सहयोगी जो पद थे वो समाप्त कर दिए गए। भारत सचिव का जो पद था वो, और उसके सहयोगियों का जो पद था, उन पदों को समाप्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान के संबंध स्थापित करने रखने के लिए कॉमनवेल्थ सचिव को अधिकार दे दिए गए। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट के पास में जो भारत सम्राट की उपाधि थी वो भी समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश सम्राट को कह दिया, भैया अब आप भारत के सम्राट नहीं हो, है ना, ब्रिटेन को संभालिए खाली बस। तो इस तरह से कुछ प्रमुख अधिनियम घोषित किए गए थे।
इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ मुख्य व्यवस्थाएं की गई थी। उनमें से आपने जैसे बेसिक तो 20 धाराएं थी, उन 20 धाराओं में से मुख्य धाराएं आप लोगों ने देखी है जो खास खास थी वो, है ना। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वास्तव में अंग्रेजों की एक भव्य और गौरवपूर्ण विदाई थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जब अंग्रेजों को 100% लग गया कि अब उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो भी बड़े चालाक थे। उन्होंने भी सोचा कि यार धक्के मुक्के से बाहर होने से बेहतर है, क्योंकि अब बेइज्जती हो जाएगी, तो उस बेइज्जती को बचाने के लिए बेहतर है कि कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे सम्मान पूर्वक गौरवपूर्ण तरीके से हमारी विदाई हो। भारत जब हम छोड़े तो इज्जत से छोड़ के जाए। तो अब वो इस व्यवस्था में लग गए, तो और इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन जैसा ना क्रिप्स मिशन जैसे ढिंडोरे पीटे थे। कई सारे मिशन भेजे उन्होंने भारत वापस बात जब जाके बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण से उनकी जो चाल चली, उन्होंने जो मिशन वगैरह भेजे, उन्होंने समझौता करवाने का प्रयास किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। उन्हीं के कारण जो है उनकी फिर एक गौरवपूर्ण विदाई होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने कहा कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है और अब ब्रिटेन के साथ हमारा अपना संबंध समानता, पारस्परिक सद्भावना और पारस्परिक लाभ के आधार पर रहेगा। इन सब के अलावा अगर बात करें 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारतीय महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का अंत हो चुका था। भारत पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आ चुके थे। कांग्रेस चाहती थी कि दोनों के गवर्नर जनरल एक ही रहे ताकि संक्रमण काल की समाप्ति शांति में पूर्ण ढंग से हो सके। संक्रमण काल मतलब कि अलग अलग होने की जो है ना व्यवस्था हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, क्योंकि अलग होने में भी बड़ा विवाद था, ठीक है, कि कौन क्या कितना क्या लेके जाएगा, क्या रखेगा, वो सारी समस्याएं ही थी एक तरह से। तो कांग्रेस चाहती थी कि दोनों का गवर्नर जनरल स्टार्टिंग में एक ही रहे जब तक कि पूर्णतः दोनों अलग ना हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर हट कर दी कि नहीं साहब, हमें तो हमारा अलग ही गवर्नर जनरल चाहिए, हम किसी पर विश्वास नहीं करते। तो भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भले श्री जिन्ना साहब बने, ठीक है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सर साइरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा निर्धारण आयोग नियुक्त किया गया। रेड क्लिफ रेखा के नाम से आप लोग जानते हो ना, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। तो ऐसा एक सीमा निर्धारण आयोग बनाया गया जिसमें कुछ वर्षों में उसने ये काम भी कर दिया और भारत के संवैधानिक विकास का तीसरा चरण भारत के नवीन गणतंत्रीय संविधान के आरंभ से हुआ, जिसे 1950 ईस्वी से भारत में लागू किया गया। और इसी के साथ में आज का सेशन भी हमारा होता है कंप्लीट, और सिर्फ सेशन ही नहीं, ये सब्जेक्ट भी होता है कंप्लीट। ये छोटा सा सेशन था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यदि आप किसी किताब में भी पढ़ोगे ना तो 10 मिनट में पूरा टॉपिक आपको पढ़ करके बाहर हो जाओगे। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा आपके अब मस्तिष्क में फ्रेम बन चुकी है। अब जब आप किताब से पढ़ने बैठोगे ना तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रहेगी, तो टॉपिक पढ़ना, समझना, उसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, अब मिलेंगे किसी दूसरे सीरीज के अन्य किसी लेक्चर में। आज से आपका सेशन होता है पूरी तरह कंप्लीट। नेक्स्ट में अब हम चर्चा उसी सब्जेक्ट की करेंगे जिसकी आप लोगों की ज्यादा कमेंट होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट अब इसके बाद पढ़ना चाहते हैं, कल से कौन सी क्लासेस चाहते हैं। जहां तक यदि आपकी मैक्सिमम कमेंट नहीं आती है तो मैं कल से या परसों से मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास जो बीच में क्लासेस अभी रुकी हुई थी उसको वहीं से फिर से कंटिन्यू कर देंगे और अब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए यदि आप मध्यकालीन इतिहास के अलावा कोई दूसरा विषय पढ़ना चाहते हैं बीए सेकेंड ईयर में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बीए थर्ड ईयर में अभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है जिसमें विश्व राजनीति चल रही है, ठीक है, विश्व राजनीति चल रही है। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर में अभी आपका फिजिकल जियोग्राफी की क्लासेस चल रही है। तो तीनों ईयर कंप्लीट है, बाकी सेकेंड ईयर में ये हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा सेशन आपको पढ़ना है। सभी इस सब्जेक्ट के सभी लेक्चर और सभी नोट्स जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। कहां मिलेंगे? तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी या टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उनको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट लेक्चर और नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट है वो भी आपको इस सेशन की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक आप लोगों के लिए दे रखी है, जो लिंक चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको जाना पड़ेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे किसी अन्य सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।